तो जो करंट बोर्ड 30 साल का जो राजपाट है, उनके पास तो विजन नहीं है साहब। और विजन की जहाँ तक मेरी बात करेंगे तो इस शहर को इतना खूबसूरत बनाना चाहिए, ये सिर्फ जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं, शहर की जनता की भी जिम्मेदारी। तो एसपी साहब का स्टेटमेंट था कि जन सहयोग से, है ना। तो एसपी साहब का और पुलिस प्रशासन का तो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन कहाँ है 30 साल की सरकार, 30 साल के एमएलए। जो भी काम हुए हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जिस आधे शहर में इन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके डाली, वो भी 25% कनेक्टेड नहीं है। एक पूर्व पार्षद ने तो इतना कह दिया था कि ये देखो पानी चल तो रहा है, और क्या होगा, वेनिस है तो सही। तो अगर वेनिस की परिभाषा गटर है तो सॉरी टू से भराया रहता व्यापार वैसे ही नहीं है। बचा कुचा उसका लुट जाए तो क्या करेगा। ना तो सुरक्षा है ना व्यवस्था है, दोनों ही चीजों की कमी है। और 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई साहब। 30 साल में तो अगर कोई इच्छा शक्ति से करना चाहता ना, तो इस शहर को पता नहीं कहां से कहां ले जाता। ये विश्व पटल पे भी पहुंचा है, तो इसमें लोग ये सोचते होंगे यार 30 साल से आपने क्या पहुंचा है। तो इस शहर की सुंदरता है। और मनु भैया, मुझे तो लगता है ये सिर्फ उदयपुर नहीं, हमारे पूरे देश की समस्या है। तो आज हमारे यहाँ का कैलिबर बहुत जबरदस्त है, इंडिया का, उदयपुर का, राजस्थान का, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा, प्रॉपर उनको लाइफ सिक्योर्ड नहीं लग रही, तो ये पलायन होता है। और उदयपुर पे तो 30 साल से एक ही सरकार, जिसने कभी किसी युवा, छोड़ो आप, तो कौन से वर्ग का सोचा है। तो वो मंडी के गेट के अंदर तो वो कर अलाउड है और बाहर नहीं है, तो कह रहे मंडी के व्यापारी परेशान है, अब लोग बाहर से खरीद रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरी पर्टिकुलर ये सोचे कि अगर मुझसे ज्यादा डिजर्विंग कोई मेरा भाई है तो उसे मौका मिलना चाहिए। कि कहीं ना कहीं हमारा पार्षद बनेगा, हमारा बोर्ड बनेगा, तो हम कहीं ना कहीं तो मजबूत हो रहे हैं। देखिए, सब तो पार्षद बन नहीं सकते, सब तो एमपी एमएलए बन नहीं सकते, सब तो मिनिस्टर बन नहीं सकते, लेकिन फिर वही बात है कि प्रशासन भी अधीन है। ये कितने भी आप विज्ञापन दे दो, आप सड़कों पे उतरो, सब करो, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि चलनी तो पर्ची की है। और जनप्रतिनिधि किसी, मैं तो कहूँगा, काम के नहीं। भाई आज मैं टिकट मांग रहा हूँ, मान लो मैंने कह दिया मैं भोपालपुरा से टिकट मांग रहा हूँ, तो पार्टी का काम है कि पार्टी अपने पर्यवेक्षक भेजे, पार्टी अपने लोग भेजे और पता करे कि सामने वाले की साख क्या है। आजकल भाई मनु भैया, दो तरीके की राजनीति है, एक फोटो वाली और एक धरातल वाली। अब कई फोटो वाले नेता भी टिकट मांग लेते हैं। कई कमियां हो सकता है हमसे भी रही होंगी, लेकिन 30 साल से तो मौका ही नहीं मिला, तो कमियां काउंट करना मुझे नहीं लगता उचित है। तो एक मौका दे। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कुर्सी से पहले परीक्षा। दर्शकों, आगामी 6 सितंबर या 9 सितंबर को उदयपुर नगर निकाय के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में कभी भी वार्डों की जो लॉटरी है वो 17 अगस्त को निकलने वाली है और तय हो जाएगा कि किस जाति वर्ग का पार्षद वहां से खड़ा होगा या किस जाति वर्ग की उम्मीदवारी वहां पर होगी। और हम लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी नौजवान युवाओं को बुलाने, उनके विजन जानने का प्रयास कर रहे हैं जो शहर के बारे में चिंतक हैं, प्रदेश के बारे में सोचते हैं और अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। तो आज हमारे साथ इस कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है दीपेश हेमनानी जी, जो प्रदेश स्तर पर
कांग्रेस में काम करते हैं, अभी खेल प्रकोष्ठ के महासचिव भी हैं और कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर रहे हैं और आंजना जी के काफी करीबी माने जाते हैं। तो हम स्वागत करेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है दीपेश जी हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार मन्नू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, अगर बात करें उदयपुर शहर की, 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज रही है, लगातार 6 बोर्ड इन्होंने बनाए हैं। कांग्रेस विपक्ष में रही लेकिन मजबूत विपक्ष भी कभी नहीं बन पाई, इसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि ठीक है, बीच में हमारा मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन पिछला बोर्ड आप देखें तो उसमें हमारे 20 पार्षद थे और लगभग सारे युवा थे। और मैं आपसे आज, आप भी पत्रकारिता इतने सालों से कर रहे हैं, देखा होगा, शहर की जनता भी देख रही है कि पिछले 5 साल जो वर्किंग और लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं नॉन वर्किंग, शहर की सड़कों पे आपको निवर्तमान पार्षद और पार्षद प्रत्याशी ही जनता के मुद्दों के लिए नजर आए होंगे। अच्छा, ये मेरा एक एनालिसिस है, आपने भी देखा होगा, जनता ने भी देखा होगा। आज की जिस तरीके से हमारे भाई गौरव प्रताप आज हर जगह जनता, चाहे कहीं भी हो, उनका वार्ड नहीं, खड़े रहते हैं। भाई सिद्धार्थ सोनी आप देख रहे होंगे, जिनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो आज हर जगह खड़े हैं, जनता के लिए खड़े हैं, जनता के मुद्दों पे फाइट करते हैं। इसी तरीके से हमारे काफ़ी पार्षद रोडों पे खड़े रहे, निवर्तमान हो या जिनको पार्षद प्रत्याशी रहे हो या जिनको टिकट भी नहीं मिला। तो एक तरीके से पिछले 5-7 साल में तो ये कहना उचित नहीं होगा कि कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ी है। और आने वाले समय में आज आप शहर की हवा देख रहे हैं तो पूरी पूरी उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि बोर्ड इस बार कांग्रेस का बनेगा और जनता इन अहंकारी 30 साल के कुशासन को जवाब देगी। उदयपुर शहर में अगर विजन की बात करें तो दीपेश जी हेमनानी की तरफ से किस तरह का शहर होना चाहिए? देखिए, उदयपुर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। आज विश्व पटल पे उदयपुर अपना नाम छोड़ रहा है। आज विदेशी सैलानी, देसी विदेशी सब उदयपुर आते हैं। उदयपुर में इतनी जो है रॉयल वेडिंग्स हो रही हैं, हर कॉरपोरेट घराना, चाहे राजनीतिक घराना, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का घराना, उदयपुर में आके शादियां कर रहे हैं, है ना। तो उदयपुर आज देश विदेश में एक नंबर सिटी बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि पर्ची बोर्ड है, पर्ची सरकार है, कभी पर्ची आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कभी स्टेट गवर्नमेंट से और कभी पंजाब से। तो इस शहर के जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो खुद का डिसीजन तो ले ही नहीं सकते। तो उन लोगों के पास तो कोई विजन ही नहीं है। चलो जी, पहले 20 साल हमारे उप महापौर जी थे और उनकी चल रही थी तो ये एलिवेटेड रोड नहीं बना, प्रपोज था। फिर क्या कि महामहिम हो गए और उन्हीं के शिष्य आज एमएलए तो रोड बना दी। लेकिन कहीं भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। शहर की जनता परेशान है, आपने इसको स्मार्ट सिटी कंसीडर कर दिया। स्मार्ट सिटी कंसीडर किया लगभग मेरे को लगता है मोदी जी के फर्स्ट टर्म में डिक्लेयर हो गई थी, तो आज 12-13 साल। लेकिन मैं तो आपसे और जनता से पूछता हूँ, ये शहर आपको कहाँ से स्मार्ट लगता है? ये अगर जनता सोचे कि कहाँ से स्मार्ट है, तो कहीं से स्मार्ट नहीं है। हम तो परेशान हैं। पार्किंग, अभी मैं आपके यहीं आ रहा था तो मुझे 4 चक्कर लगाना पड़े, गुलाबाग इधर से सारा पर्यटन स्थल है, सिटी पैलेस ही हो, लेकिन पार्किंग के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप सूरज पोल देख लो, अभी मैं आ रहा था तो पूरा खोद दिया है आगे से। अब आप एक बात बताओ कि बारिश के समय वैसे ही ट्रैफिक की समस्या, आपका ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, उसके बाद आप इस तरीके से खोद के, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? तो जो करंट बोर्ड 30 साल का जो राजपाट है, उनके पास तो विजन नहीं है साहब। और विजन की जहां तक मेरी बात करेंगे तो इस शहर को इतना खूबसूरत बनाना चाहिए, ये सिर्फ जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं, शहर की जनता की भी जिम्मेदारी जी। और अगर जनप्रतिनिधियों का काम होना चाहिए कि आप जनता से सुझाव लें, जनता क्या चाहती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल भी आपको एक अच्छा सुझाव दे सकता है कि इस शहर को इस तरीके से खूबसूरत बनाया है। फिर उस पर चर्चा होनी चाहिए, फिर उन सुझावों में से सेलेक्टिव सुझावों को जो वाकई में हमारे शहर के डेवलपमेंट के काम आएंगे, क्योंकि ये शहर चलता ही टूरिज्म पे है। आज इस शहर का व्यापार टूरिज्म पे है। तो इस तरीके से हमें सैलानियों से पूछना चाहिए। जैसे कल परसों में देख रहा था कि रानी रोड पे एक पर्यटक कियोस्क लगाया गया पुलिस विभाग द्वारा, तो एसपी साहब का स्टेटमेंट था कि जन सहयोग से।
है ना। तो एसपी साहब का और पुलिस प्रशासन का तो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन कहाँ है 30 साल की सरकार, 30 साल के एमएलए। ये भी काम अगर अगर टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जन सहयोग लेना पड़ रहा है तो इन लोगों ने किया क्या? जी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और जनता को ये चीजें समझनी चाहिए। आज बारिश आती है, आप देख लो हालत। आज आपको दिल्ली गेट से सूरज पोल तक आना है, देख लो हालत। तो विजन ये होना चाहिए साहब कि उदयपुर को खूबसूरत बनाएं, उदयपुर को साफ सुथरा रखें, उदयपुर की जनता के सुझाव लिए जाएं और उदयपुर की जनता और उदयपुर में जो सैलानी आता है उनसे सुझाव मांगे जाएं। हो सकता है एक बॉक्स लगाए कि सुझाव टूरिस्ट अपना उस बॉक्स में डाले कि क्या कमियां हैं और हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति के सोचने से नहीं होगा, ये सभी का कलेक्टिव एक टीम वर्क होगा। जनता, पर्यटक, पत्रकार, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, विपक्ष, तब जाके शहर बहुत खूबसूरत बनेगा। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला उदयपुर को, लेकिन यूं देखा जाए तो स्मार्ट अभी तक तो दिख नहीं रहा है। जो भी काम हुए हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। आप देखिए कि सेवरेज लाइन डाली गई। अब सेवरेज लाइन आधे शहर में तो है, आधे शहर में नहीं है ना। और उस जिस आधे शहर में इन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके डाली, वो भी 25% कनेक्टेड नहीं है। तो पैसा वेस्ट। आपने आयड का प्रोजेक्ट लिया, आयड को हम वेनिस बना देंगे, वही आयड हर साल बरसात में वही पैसा जो जनता की मेहनत का पैसा करोड़ों रुपया लगा वो धुल रहा है। और जब भी आपने भी कई इंटरव्यूज किए और कई न्यूज चैनल से इंटरव्यूज किए तो भ्रष्टाचारियों के पास जवाब नहीं है। अब एक पूर्व पार्षद ने तो इतना कह दिया था कि ये देखो पानी चल तो रहा है और क्या होगा, वेनिस है तो सही। तो अगर वेनिस की परिभाषा गटर है तो सॉरी टू से ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए तो जनता को ही सोचना पड़ेगा। आप सिंधी समाज से आते हैं, 80% से ज्यादा व्यापारिक वर्ग हैं। व्यापारियों के लिए क्या व्यवस्था उदयपुर शहर की निकाय की तरफ से होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या जिस तरह से व्यापार हो रहा है या जिस तरह से व्यवस्था है वो सही है या और कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, आज बापू बाजार जो कि एक समय में हमारे शहर की सबसे बड़ा व्यापार का हब था, आज वहाँ पे 60% दुकानें सिंधी समाज की हैं और भी जैन समाज और सभी व्यापारी वर्गों की दुकानें हैं। लेकिन मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि आज वो बाजार खाली पड़ा है। आज कोई वहाँ जाना पसंद नहीं करता। व्यापारियों की तकलीफें कई बार सामने आई हैं। ना तो पार्किंग की सुविधा है, ना प्रॉपर वहाँ पे आपका बारिश पड़ जाए तो पानी भर जाता है, प्रॉपर निकासी नहीं है ना। व्यापारियों के लिए किसी तरीका का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप देखें कि शहर के हालात अब पिछली गवर्नमेंट, गहलोत साहब की गवर्नमेंट और आज से कंपेयर करें तो व्यापारी डरा हुआ है। एक सोने चांदी के व्यापारी को अशोकनगर में दिन दहाड़े मार दिया, है ना। इसी तरीके से आज व्यापारी, आज 9 सवा 9 हमारे यहाँ शहर में मार्केट बंद हो जाता है। रात को कोई टूरिस्ट आ जाता है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं है। सही है। क्राइम बढ़ रहा है डे बाय डे। तो व्यापारी तो परेशान है ही है, जनता भी परेशान है, आम आदमी परेशान है। लोग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक अपने घर में घुस जाते हैं। अब आप ये 3-4 दिन पहले की घटना देखो, छोटी सी बात पे उन 3 लड़कों ने एक व्यक्ति की माता जी को कुचल दिया। इस तरीके से डे बाय डे क्राइम बढ़ रहे हैं, चेन स्नैचिंग, कभी क्या। तो व्यापारी तो घबराया रहता है। व्यापार वैसे ही नहीं है, बचा कुचा उसका लुट जाए तो क्या करेगा। ना तो सुरक्षा है ना व्यवस्था है, दोनों ही चीजों की कमी है। तो टोटल जीरो मामला है इस शहर में। और 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई साहब। 30 साल में तो अगर कोई इच्छा शक्ति से करना चाहता ना तो इस शहर को पता नहीं कहां से कहां ले जाता। ये विश्व पटल पे भी पहुंचा है तो इसमें लोग ये सोचते होंगे यार 30 साल से आपने क्या पहुंचाया। तो इस शहर की सुंदरता है, इस शहर की प्रकृति है। और दूसरा, इसको आगे ले जाने में शहर के लोगों का, जो लोग दूसरा टूरिस्ट आता है उसको सपोर्ट करते हैं, उनसे मृदभाषी हैं। इस वजह से ये शहर आज विश्व पटल। और ठीक है, बिजनेसमैन जिन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने आके इधर बड़े बड़े होटल्स बनाए, रिजॉर्ट्स बनाए, उस वजह से ये पहुंचा। इसमें इस 30 साल के बोर्ड का या 30 साल के एमएलए का कोई सपोर्ट मुझे तो नहीं लगता। जी, यूथ के लिए क्या सोचते हैं आप? यहाँ का यूथ, पहले हर्षवर्धन जी से बयान दिए थे तो उन्होंने भी कहा था कि यूथ पलायन कर रहा है यहाँ पे। कभी कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं, तो किस तरह के रोजगार उदयपुर में खड़े हो सकते हैं?
देखिए, रोजगार के लिए सरकार की पॉलिसियां जो होती है वो बहुत मायने रखती है ना। इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। आज हमारे यहाँ तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन आप देखो बड़े होटल्स में कई बार किसी कार्यक्रम में जाना होता है, कई बार पारिवारिक जाना होता है, तो वहाँ का स्टाफ आप देखो सब बाहर का है ना। तो उदयपुर की सरकार, उदयपुर के प्रशासन, उदयपुर के जनप्रतिनिधियों को ऐसी कोई एक पॉलिसी ड्राफ्ट करनी चाहिए कि लोकल लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। देखो, उदयपुर का युवा बहुत कुशल है, आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता हो, चाहे वो किसी भी धरातल से आता हो, लेकिन मेवाड़ का पानी कुछ ऐसा है कि युवा यहाँ का जागरूक है। लेकिन आज अपना परिवार चलाने के लिए, आज अपने आप को सेटल करने के लिए अगर अगर प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा रोजगार या प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, तो पलायन करेगा ही, और कर रहा है। मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कितने कितने लोग यहाँ पढ़ के और बाहर चले जाते हैं। और मनु भैया, मुझे तो लगता है ये सिर्फ उदयपुर नहीं, हमारे पूरे देश की समस्या है। कल परसों ही मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था कि लोग विदेश ज़्यादा जा रहे हैं, और जब वो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वापस ही नहीं आते, क्योंकि वहाँ उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो गवर्नमेंट्स को, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, गवर्नमेंट्स को सोचना चाहिए कि हम युवाओं को कैसे रोजगार दें। आज हमारे इंडिया का एक माइंडसेट ऐसा फेमस है, कई बार कई जगहों पे बात होती है, तो वो कहते हैं यार आपके बच्चे वहाँ आके नासा में, दूसरे दूसरे बड़ी कंपनीज में, और डॉक्टर्स आप देख लो, आज हमारे इंडियंस ऑस्ट्रेलिया यूके में तो राजनीति में भी आ गए, कई लोग सांसद भी बन गए। तो आज हमारे यहाँ का कैलिबर बहुत जबरदस्त है, इंडिया का, उदयपुर का, राजस्थान का, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से प्रॉपर रोजगार नहीं मिल रहा, प्रॉपर उनको लाइफ सिक्योर्ड नहीं लग रही, तो ये पलायन होता है। और उदयपुर पे तो 30 साल से एक ही सरकार, जिसने कभी कभी किसी युवा, छोड़ो आप, तो कौन से वर्ग का सोचा है। मैं तो इनसे खुला सवाल करता हूँ, कौन से वर्ग से का सोचा है। युवा परेशान, बुजुर्ग परेशान। आज ही एक मेरे मित्र हैं, उनसे सुबह बात हो रही थी, तो वो कहते मंडी में इन्होंने कोई कर लगाया है, कृषि मंडी में, तो वो मंडी के गेट के अंदर तो वो कर अलाउड है और बाहर नहीं है, तो वो कह रहे मंडी के व्यापारी परेशान है, अब लोग बाहर से खरीद रहे हैं। तो ये तो व्यापारियों को मारने की बात। तो कोई एक मेरे होटेलियर मित्र है, मैं महीने 2 महीने पहले उनके साथ बैठा था, तो वो बोले यार हमने कोई 12 kV का ये ले रखा है ट्रांसफार्मर, 12 या 80 या 60 kV वॉटेवर, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कुछ 12 लाख ऑलरेडी जमा करा रखे हैं, फिर आगे से 80,000 की डिमांड आ गई, तो बोला ये किस बात का, बोला आगे से बस ऑर्डर है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास प्रदेश चलाने के लिए कोई नीतियां नहीं है, तो बस आप जो है लूटो लोगों को, अपनी पॉलिसीज चेंज करें। एक्साइज डिपार्टमेंट का मुझे एक मेरा मित्र बता रहा था कि उनका होटल है, वो बता रहे थे कि पिछले जून जुलाई में जो उनकी सेल थी, उस अकॉर्डिंग ही उनको वो जो सरकार का टैक्स है वो भरना है, जबकि इस जून जुलाई उनकी सेल कम थी, तो बोलते पिछली तो थी ना, वो स्लैब नीचे नहीं हो सकता। अब आप बताइए ये नैतिकता वाली बात है क्या? ये तो व्यापारियों को लूटने वाली बात है। तो वो कहाँ से, देखिए आपके क्वेश्चन था व्यापारी, तो व्यापारी ऐसे परेशान, और वो रोजगार देगा कैसे? वो तो माइनस में चल रहा है, और इसलिए वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए एम्प्लॉयज हटा रहे हैं, तो युवाओं को जॉब मिल नहीं रही और युवा पलायन हो रहा है। सिंपल सी पॉलिसी है। आप पिछले 2 महीने देखे तो शायद बिजली के बिल सबके ज्यादा आए, उसका कोई, जब मेरा आ गया, मेरे घर का बिल गर्मियों में 8-9 हजार से ज्यादा नहीं आता, 20,000 आ गया। गए तो बोला कि आपका पिछला बिल पिछले जून जुलाई में इतना ही, तो मैंने कहा पिछले जून जुलाई में मैंने 2-3 महीने का बिल नहीं भरा था, एक साथ भरा। ये जवाब था RSCB का। तो बस इनको जनता को लूटना है, जनता मरे, जनता अपनी मेहनत से कमा के बस इनको देती रहे, इनका यही। और बाकी पर्ची जो आ जाती है वो चलती है, कोई खुद के सेल्फ डिसीजन ना MP के, ना MLA के, इवन CM साहब के नहीं है जी। आपने चुनाव में आप तैयार रहते हो, आगे की पंक्ति में रहते हो। महिमा जी के चुनाव भी आपने लड़ाया, आप खुद को देखा मैंने। हार के पीछे कारण क्या मान सकते हैं? देखिए, हार चुनाव में एक चीज तो तय है कि हार जीत तो होती है, एक जीतेगा एक हारेगा। कारण उस समय के समीकरण और उस समय का आपका वर्किंग, 2 ही कारण होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही होगी, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है हमने मेहनत करी,
लेकिन हमने आज 25 साल बाद प्रताप नगर भी जिताया था, हम्म, 25 साल बाद संजय भगतानी जी को जिताया। गौरव प्रताप जी के चुनाव में आप देखो कि कमलावाड़ी और आपका ये कौन सी कॉलोनी है हमारी, कैलाश कॉलोनी। कैलाश कॉलोनी, आप देखिए जहाँ से कभी बीजेपी कांग्रेस को वोटिंग नहीं होती थी, जी। आज उसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग रही और आज वो पार्षद रहे गौरव प्रताप जी। तो देखिए कहीं ना कहीं महिमा जी वाले में हो सकता है हमारी चूक रही हो, लेकिन फिर भी इस बार महिमा जी का पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देखें वहाँ की वर्तमान पार्षद के कंपैरेटिव, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बीजेपी की बात की आपने कि भाई हर बार जीत जाते हैं, पर्ची सिस्टम चलता है या कोई विजनरी नेता नहीं बन पाता सभापति की कुर्सी पे, तो कांग्रेस में भी तो गुटबाजी है। कांग्रेस की गुटबाजी दूर कैसे हो? देखिए इसमें मेरी एक सोच है, कोई भी पार्टी हो, सिंबल के प्रति ईमानदारी उस पार्टी के कार्यकर्ता नेता की होनी चाहिए। आप सिंबल के प्रति ईमानदार हो, ठीक है। आज शायद अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ पार्षद का और वहां से 5 लोग और दावेदारी कर रहे हैं, तो मेरी पर्टिकुलर ये सोच है कि अगर मुझसे ज्यादा डिजर्विंग कोई मेरा भाई है तो उससे मौका मिलना चाहिए। और जब तक ये सोच नहीं बनेगी ना, तब तक ये गुटबाजियां खत्म नहीं हो सकती। आपको चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, आप जिस विचारधारा से हो, आपको सिंबल के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा पार्षद बनेगा, हमारा बोर्ड बनेगा, तो हम कहीं ना कहीं तो मजबूत हो रहे हैं। देखिए सब तो पार्षद बन नहीं सकते, सब तो MP MLA बन नहीं सकते, सब तो मिनिस्टर बन नहीं सकते, लेकिन संगठनात्मक मजबूती और संगठनात्मक ईमानदारी ही आपको एक मजबूत संगठन दे सकती है। नहीं, अगर बात करें पिछले वोट की ही तो 272 का मसला उठा, बड़ा महाघोटाला, विधानसभा में खुद भाजपा उठा रही है इस मसले को, और उसके बाद में 1.5 साल से आपके जनप्रतिनिधि कोई है ही नहीं, सिर्फ अधिकारी चला रहे हैं पूरे सरकार को, बोर्ड को। तो ऐसे में कांग्रेस की मजबूती कहाँ दिखी? मतलब जो मुद्दे भुनाने चाहिए थे वो नहीं भुनाए गए। भाई साहब देखिए, मजबूती तो कांग्रेस, मुझे जो लगता है कि फतेह सिंह जी अध्यक्ष बने उसके बाद से कांग्रेस सड़कों पे थोड़ी मजबूत, कंपैरेटिवली आप पुराना देखेंगे तो काफी मजबूत दिखी है। पहले तो कांग्रेस के चेहरे आते ही नहीं थे। दूसरा क्या है कि भाई साहब जब ये प्रशासन, अब हमारा प्रशासन भी बड़ा समझदार है। उदयपुर शहर की एक अच्छी बात है कि प्रशासन हमेशा अच्छा, वो बैलेंस करके और सही का सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि प्रशासन भी अधीन है ना। ये कितने भी आप विज्ञापन दे दो, आप सड़कों पे उतरो, सब करो, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि चलनी तो पर्ची की है और पर्ची चलती है साहब। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस संगठन में कहीं मेहनत की कमी है, कांग्रेस संगठन दिन रात मेहनत कर रहा है। और सिर्फ उदयपुर नहीं, आप आगे से देख लो, आज राहुल गांधी जी से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता इस पार्टी का सड़कों पे उतरा हुआ है। लेकिन बस यही है साहब कि समय को मैं कहूँगा कि समय भी कहीं ना कहीं इसमें बड़ा योगदान देता है। लेकिन कांग्रेस संगठन मजबूत है, कांग्रेस का युवा एक है। ठीक है, छोटी मोटी चीजें हैं तो उसके लिए वही है कि भाई मैं तो यही कहूंगा मेरे भाइयों को, मेरे सीनियर्स को, मेरी कोई औकात नहीं है मैं उनको कोई सजेशन दूं, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि मैं पार्टी के प्रति लॉयल हूँ। और पार्टी मजबूत होगी तो कार्यकर्ता मजबूत होगा, तो संगठन ऐसे ही मजबूत होगा। तो क्या 7वां बोर्ड बीजेपी को बनाने में रोक पाएगी कांग्रेस? देखिए चांसेस तो पूरे हैं जी, चांसेस तो मुझसे ज्यादा जनता और आप जान रहे हैं। मेरे कई मित्र हैं बीजेपी में, कई मित्र मुझे फोन पे कहते हैं यार आपकी सरकार आ रही है, हम तो खुद परेशान। तो आप सोचो कि कार्यकर्ता परेशान, नेता परेशान, जनता परेशान, तो ये मौका है। लेकिन कांग्रेस को एक होना पड़ेगा आज। ठीक है, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो जिसको मिलता है मुझे उसके लिए जी जान लगानी पड़ेगी, तन मन धन से पार्टी के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। और जनता, जब आपको टिकट मिल जाता है या आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप क्या दे सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। जनता आपको अपना नेता चुनती है, जनता आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, जनता की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा जी, वो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो सोच के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित इस बार हम इस 30 साल के कुशासन को पलट देंगे। दीपेश जी ने किसी बार से तैयारी कर रखी है? फिलहाल तो देखिए मनु भैया ऐसे कोई सोचा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी का आदेश होगा तो बिल्कुल तैयारी करेंगे भोपालपुरा वाले वार्ड से जी, और चुनाव लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे। और जितना हो सकेगा, मेरी सोच तो ये है कि जितना आपको अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनता है, नेता चुनता है, तो आप उसको देना सीखिए,
आप जनता को देना सीखिए। जनता आज गौरव प्रताप देख लो, हमारा छोटा भाई, आज आपने कल चलाया उसको महापौर के पैनल में लिया है, तो आज उसने दिया है, आज वो हर किसी के साथ खड़ा रहता है। आज सिद्धार्थ देख लो, हर मुद्दे पे खड़ा रहता है। महिमा जी देख लो, फतेह सिंह जी देख लो, हर जगह पहुंचते हैं। तो देना पड़ेगा जनता को, तभी जनता जुड़ेगी। बाकी ये चुनाव भाई साहब, मेरी ये सोच है कि ये पार्टी का चुनाव नहीं होता, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। और यहाँ पे लोगों के अंदर आपकी क्या पैठ है, लोगों के आपने कितने काम किए हैं, लोगों के लिए आप कितना खड़ा रहते हो, ये बहुत मायने रखता है। जी, भोपालपुरा में आपका बचपन निकला है जी। और अभी की स्थिति में भोपालपुरा देखें तो मूलभूत समस्याएं क्या है वहाँ की? देखिए भोपालपुरा, वैसे तो मैं आई रोड का निवासी रहा हूँ, और भोपालपुरा कंपैरेटिवली उदयपुर में सबसे ज्यादा प्लान्ड कॉलोनी है, मुझे ये लगता है। रोड्स वगैरह, नालियां वगैरह सब अच्छी है, लेकिन वहाँ पे भी जैसे रोड्स, जैसे बैरियर की बड़ी समस्या है। अब जो एक वो मंदिर वाला चौराया है, हनुमान मंदिर से जो महाराष्ट्र भवन रोड जा रही है, उस चौराहे पे साहब आए दिन एक्सीडेंट होता है। और मैंने व्यक्तिगत निगम में सीएम हेल्पलाइन पे कम से कम 20 बार कंप्लेन करी। वहाँ के जो हमारे राजेश खत्री जी हैं, जीतू भाई हैं, वहाँ का व्यापार संगठन है, उन लोगों ने भी कंप्लेन करी, पर कुछ नहीं होता। भोपालपुरा से फिर आप उससे आगे जाओ, भोपालपुरा ग्राउंड की तरफ जाओ, तो उस चौराहे पे भी यही तकलीफ है। तो उन चीज़ों, और उसके अलावा नालियां, अब आज की तारीख में पानी वही जो महाराज भवन की तरफ जाता है सारा भर जाता है, बीच में तो ठीक था, लेकिन अभी बरसातों में वापस वही तकलीफ है। उसके बाद आपने जो आयड नदी का हाल किया है, आज भोपालपुरा, जैसे पिछली बार आपने देखा बारिश में खानपुर कॉलोनी में पूरा पानी आ गया था, घरों में पानी आ गया, लोगों का नुकसान हुआ। तो ये समस्याएं है और जग जाहिर है साहब ये तो। और जनप्रतिनिधि किसी, मैं तो कहूँगा, काम के नहीं। 80 वार्डों के चुनाव हैं, उदयपुर शहर और देहात दोनों तय करेगी टिकट। तो चयनकर्ताओं को किस तरह से चयन करना चाहिए आपकी सोच से? देखिए मेरी सोच से तो डिजर्विंग और एक पैनल होना चाहिए, और जनता के सुझाव। भाई आज मैं टिकट मांग रहा हूँ, मान लो मैंने कह दिया मैं भोपालपुरा से टिकट मांग रहा हूँ, तो पार्टी का काम है कि पार्टी अपने पर्यवेक्षक भेजे, पार्टी अपने लोग भेजे, और पता करेगी सामने वाले की साख क्या है, सामने वाला डिजर्विंग है कि नहीं है, सामने वाला उस वार्ड में स्टैंड करता है। ऐसा थोड़ी है कि आजकल भाई मनु भैया, दो तरीके की राजनीति है, एक फोटो वाली और एक धरातल वाली। अब कई फोटो वाले नेता भी टिकट मांग लेते हैं। तो वर्किंग होनी चाहिए इस तरीके से। और पिछले हमारे संगठन की जो मीटिंग हुई थी, उसमें संगठन का यही कहना था कि उस वार्ड के जनप्रतिनिधि, उस वार्ड का कार्यकर्ता और उस वार्ड की जनता से पूछकर ही टिकट फाइनल होगा। तो कांग्रेस इस प्लानिंग पे चलेगी और मजबूत टिकट दिए जाएंगे, युवाओं को टिकट दिए जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो इस बार इस 30 साल के कुशासन को खत्म करेंगे। अच्छा, जनता से क्या अपील रहेगी? अंतिम सवाल। जनता से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप 30 साल से इनका शासन कुशासन देख रहे हैं, और जनता जनार्दन है, जनता का ही डिसीजन हम लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, कई कमियां हो सकता है हमसे भी रही होंगी, लेकिन 30 साल से तो मौका ही नहीं मिला, तो कमियां काउंट करना मुझे नहीं लगता उचित है। तो एक मौका दें, एक बार कांग्रेस का बोर्ड बनाएं, कांग्रेस की वर्किंग देखें, क्योंकि 30 साल बहुत लंबा समय होता है। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि कांग्रेस के हर प्रत्याशी को समर्थन दें, बम्पर वोट से जिताएं, और एक बार इस शहर में 30 साल बाद बोर्ड बनाएं। और मैं मेरी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। जी, तो ये थे दीपेश जी हेमनानी, जिन्होंने साफ किया कि 30 साल तक जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, तो 5 साल के लिए कांग्रेस पर भी विश्वास जताकर देखें। अब ये जनता को तय करना है, उन्हें 30 साल का राज समझ में आया, या जो कांग्रेस जो है 5 साल के लिए राज मांग रही है, वो किसे चुनती है। 6 सितंबर या 9 सितंबर कभी भी चुनाव होने वाले हैं, अपना अमूल्य मतदान जरूर करें। नमस्कार।